आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं धर्मवीर कुमार और हम लोग राज्य व्यवस्था में मुख्य रूप से भाग 4 तक पढ़ लिए हैं। भाग 4 के क को भी हम लोगों ने अच्छी तरह से देखा है। आज हम चर्चा करेंगे भाग 5 पर। और संविधान के भाग 5 में जो है संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। तो भाग 5 में संघ की कार्यपालिका है। तो आपको यहाँ पर आज जानना होगा कि कार्यपालिका में यानी संघ की जो कार्यपालिका है उसमें कौन कौन आता है। तो संघ के कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हमारे मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, यानी जो संघ की कार्यपालिका में इनको हमको चर्चा करना है। अब आपको इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति से ही हमारा बहुत सा चीज़ संघ का जो है कह सकते हैं संघीय शासन प्रणाली का या संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है उस कार्यपालिका शक्ति का जो है शक्ति निहित राष्ट्रपति में ही है। तो हम सबसे पहले आज चर्चा करने से पहले बहुत सारा आर्टिकल्स है राष्ट्रपति संबंधित, उन सब आर्टिकल पर जानेंगे। पहले हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, संघ की कार्यपालिका, हमें देखना है राष्ट्रपति का। देखिए, जब भारतीय संविधान सभा चल रही थी तो उस समय भी इस बात पर बहुत सारी बहस हुई कि राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति का पद भारत में किस प्रकार का स्वरूप होना चाहिए। क्या राष्ट्रपति इलेक्टेड होना चाहिए जनता के द्वारा, यानी कह सकते हैं जनता के द्वारा इलेक्टेड होना चाहिए, या इनडायरेक्ट इलेक्टेड होना चाहिए। यानी एक हुआ कि प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुने जाना और एक हुआ अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना। तो बहुत सारे वाद विवाद पर इस पर जो है निर्णय यह हुआ कि अगर राष्ट्रपति को जनता के द्वारा अगर सीधे रूप से चुन करके आते हैं तो वह वास्तविक रूप से अपनी वास्तविक रूप से शक्तियों का प्रयोग करेंगे। ऐसे में मंत्रिपरिषद में और जो है राष्ट्रपति के बीच टकराव उत्पन्न हो सकता है। तो आपको एक बात यहाँ पर हम जो बता देते हैं कि पूरे वर्ल्ड में यानी पूरे संसार में देखा जाए तो 3 प्रकार की शासन व्यवस्था है। यानी शासन व्यवस्था को 3 प्रकार से हम बांट सकते हैं। एक होता है जो कह सकते हैं राष्ट्राध्यक्ष, जहाँ प्रेसिडेंशियल रूल होता है, तो राष्ट्राध्यक्ष शासन होता है। दूसरा होता है संसदीय लोकतंत्र शासन प्रणाली, और तीसरा बहुल शासन व्यवस्था। आपको यहाँ पर जानना होगा शासन प्रणाली में जो है शासन प्रणाली संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था, दूसरा हम लोग राष्ट्राध्यक्ष शासन प्रणाली, और तीसरा बहुल सदस्यीय शासन प्रणाली। हम इन बिंदु पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग राष्ट्रपति पर चर्चा करेंगे। पहला है संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था, यानी
वहाँ वैसी शासन व्यवस्था जहाँ शासन व्यवस्था में संसद की यानी पार्लियामेंट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसे हम कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली। और संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता ब्रिटेन को माना जाता है ना। और ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली सबसे प्राचीनतम है। आप यूँ कहे तो ऐसा कहा गया है कि अगर संसद, ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना करके बाकी सभी कार्यों को कर सकती है, तो सबसे मजबूत संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन की मानी जाती है। तो संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता कौन है? ब्रिटेन। तो यहाँ एक क्वेश्चन आपको बनता है कि संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ब्रिटेन को। तो भारत में भी अगर सोचिए, जिस देश ने भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया होगा वह कहाँ से अभिप्रेरित होगा? तो मुख्य रूप से ब्रिटेन से। दूसरा है राष्ट्राध्यक्ष शासन प्रणाली। राष्ट्राध्यक्ष शासन प्रणाली कहने का मतलब होता है शासन प्रणाली का वैसा स्वरूप जहाँ पर शासन किसी एक व्यक्ति, इसी को ध्यान रखिएगा, किसी एक व्यक्ति जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है ना, तो किसी एक शासन प्रणाली का वैसा व्यवस्था जिसमें शासन की सभी शक्तियाँ, अरे टोटल पावर, शासन की सभी शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति में निहित होता है और उसे राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है। जैसे अमेरिका हुआ, श्रीलंका हुआ, ब्राज़ील हुआ, यहाँ पर राष्ट्रपति सर्वेसर्वा होते हैं, है ना। श्रीलंका, ब्राज़ील, अमेरिका, ये सब अच्छा उदाहरण है राष्ट्राध्यक्ष शासन प्रणाली का। माने वहाँ पर शासन प्रणाली, जितनी भी शासन की व्यवस्था है वह राष्ट्रपति में बहुत ज़्यादा, यानी वहाँ के राष्ट्रपति काफ़ी महत्वपूर्ण पावरफुल होते हैं। तो वह शासन व्यवस्था का वैसा प्रणाली जिसमें शासन की सभी शक्तियाँ, लगभग शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति में निहित होता है, वैसी शासन प्रणाली को राष्ट्राध्यक्ष शासन प्रणाली कहते हैं। और बहुल शासन प्रणाली, बहुल सदस्यीय शासन प्रणाली, शासन प्रणाली की वैसा व्यवस्था जिसमें शासन व्यवस्था किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि एक व्यक्तियों का समूह कह सकते हैं, व्यक्तियों के समूह के द्वारा चलाया जाता है। और वह बारी बारी से व्यक्तियों के समूह में बारी बारी से एक माने कह सकते हैं प्रमुख संघ, माने उस बोर्ड का प्रमुख बनते हैं। तो ऐसा व्यवस्था, बहुल सदस्यीय शासन प्रणाली व्यवस्था वर्ल्ड में ये बहुत कम मिलता है। ऐसे उदाहरण के रूप में आप बताते हैं स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां बहुल शासन प्रणाली व्यवस्था को देखने मिलता है। यानी स्विट्जरलैंड की शासन प्रणाली 7 सदस्यीय आयोग के द्वारा चलाई जाती है। इस बात को क्लियर हो गया कि स्विट्जरलैंड की जो शासन प्रणाली है वो कैसा है? बहुल शासन प्रणाली है। वहाँ पर बहुल शासन प्रणाली है। ऐसा भी आप सुनते होंगे कि पूरे वर्ल्ड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कहीं अगर अच्छा उदाहरण है तो वह स्विट्जरलैंड को माना जाता है। तो स्विट्जरलैंड में शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा है? तो स्विट्जरलैंड में शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा है? बहुल सदस्यीय शासन प्रणाली है। वहाँ 7 सदस्यों का एक बोर्ड होता है और उन प्रकार से वहाँ जो है बारी बारी से वह जो है उन बोर्ड का मुख्य प्रमुख जो है बनते हैं। और राष्ट्राध्यक्ष शासन प्रणाली, ये भी क्लियर बताएं कि शासन प्रणाली का वैसा व्यवस्था जिसमें शासन की सभी शक्तियां किसी एक व्यक्ति में निहित होता है और वह संपूर्ण शक्तियों का उपयोग करता है। ऐसी व्यवस्था को राष्ट्राध्यक्ष शासन प्रणाली कहते हैं। इसका उदाहरण है ब्राज़ील, श्रीलंका, अमेरिका, है ना। और यहाँ संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था, तो जहाँ पर शासन व्यवस्था मुख्य रूप से संसदीय व्यवस्था यानी संसद की भूमिका होती है, उसे हम संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था कहते हैं। तो जैसे भारत, ब्रिटेन, इसको यहाँ पर आइए, इसमें हुआ ब्राज़ील, श्रीलंका, अमेरिका इत्यादि। यहाँ पर हम स्विट्जरलैंड, तो यहाँ पर आपको जो है जर्मनी में चांसलर होते हैं, फ्रांस को ले सकते हैं।
अब आपको जानना होगा कि यहाँ जो है संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता ब्रिटेन है। तो भारत में जो शासन प्रणाली अपनाई गई है वह संसदीय शासन प्रणाली है। तो एक बात यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि भारत की शासन प्रणाली कैसी है? संसदीय प्रणाली है। और यह शासन प्रणाली कहाँ से, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया। अब दूसरा बात है कि जैसे ब्रिटेन में वहाँ पर ब्रिटेन में राजा की भूमिका होती है। ब्रिटेन में राजा होता है ना, राजा जो है सर्वोच्च होता है, लेकिन सारे कार्य संसद के द्वारा ही किए जाते हैं। राजा सिर्फ नाम मात्र का होता है। ब्रिटेन का जो राजा होता है, ब्रिटेन में राजा प्रमुख होता है, लेकिन वह नाम मात्र का होता है ना। यानी सारे के सारे कार्य कौन करती है? तो ब्रिटेन की संसद करती है। क्लियर हुआ कि ब्रिटेन में राजा जो है प्रमुख होता है, वहाँ पर जो है माने कह सकते हैं राजकीय राजा का जो पद होता है वंशानुगत है, लेकिन वहाँ पर जो राजा नाम मात्र का होता है। सभी शासन प्रणाली, सभी व्यवस्था किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा होता है। भारत में भी संसदीय प्रणाली व्यवस्था लिया गया, लेकिन पूरा तरह से ब्रिटेन का स्वरूप नहीं अपनाया गया। यहाँ पर ब्रिटेन से थोड़ा हट करके संसदीय शासन प्रणाली को तो अपनाया ही गया, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति का पद लिया गया। अब राष्ट्रपति का पद यहाँ लिया गया, तो यह कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो पद लिया गया वह कहाँ से? यूएसए से। राष्ट्रपति का पद भारत में जो है अमेरिका से लिया गया, लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के समान अपनी शक्तियों का उपभोग नहीं करता है। यानी भारत का राष्ट्रपति जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत पावरफुल होते हैं, सारे कार्यों को अपने स्वयं ही करते हैं, उन सारी शक्तियां उनमें ही निहित होती है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि भारत का राष्ट्रपति सभी शक्तियों का स्वयं प्रयोग नहीं करता है। अमेरिका की तरह भारत के राष्ट्रपति सभी शक्तियों का प्रयोग जो है स्वयं नहीं करते हैं, बल्कि मंत्रिपरिषद के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो एक बात क्लियर हुआ, पहला कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। भारत में राष्ट्रपति यानी कह सकते हैं राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। लेकिन अमेरिका के समान भारत का राष्ट्रपति जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। यहाँ पर राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग किसके माध्यम से करते हैं? मंत्रिपरिषद के माध्यम से। और यहाँ पर हम एक बात और भी क्लियर कर देते हैं कि भारत का जो शासन व्यवस्था पूरा स्वरूप है वह संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था, यहाँ पर राज्य की सरकारें अलग होती है और केंद्र की सरकारें अलग होती है। तो जहाँ पर भी राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकारें होते हैं उसे कहते हैं संघीय व्यवस्था। तो सबसे पहले वर्ल्ड में संघीय व्यवस्था को अपनाने वाला यूएसए था, अमेरिका था, है ना। तो भारत में भी संघीय व्यवस्था को अपनाया है। तो भारत का जो संघीय व्यवस्था है वह कनाडाई मॉडल पर है। कौन मॉडल पर है? कनाडाई मॉडल पर है। चलिए इसको हम जैसा लिख लेते हैं, है ना। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से? ब्रिटेन से। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से। संयुक्त राज्य अमेरिका।
संघीय शासन व्यवस्था। केंद्र एवं राज्य की अलग अलग सरकारें। कनाडा से। अब आपको यहाँ पर 3 बातें जो क्वेश्चन में हमने लिखा है, पहला कि संसदीय शासन प्रणाली तो कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन में। भारत में संसदीय शासन प्रणाली भी है, यानी संसद के द्वारा यहाँ पर कोई भी ऐसी काम विधि होता है, विधि बनाना हुआ, किसी प्रकार का जो है नियम कानून या उपनियम कह सकते हैं, तो कौन बनाती है, संसद बनाती है। तो संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। और संसदीय शासन प्रणाली को वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कहा जाता है। दूसरा, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से, है ना। संघीय शासन व्यवस्था, केंद्र और राज्य के अलग अलग सरकारें होते हैं और उनके बीच शक्तियों का विभाजन होता है, और कार्यपालिका कह सकते हैं कि लिखित संविधान होता है। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको प्रमुख परीक्षा के लिए काम होते हैं, लेकिन आपको बता देते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था वैसे भी शासन व्यवस्था कहते हैं जहां पर केंद्र और राज्य की अलग अलग सरकार होते हैं, उनके बीच शक्तियों का विभाजन होता है, लिखित संविधान होता है, और शक्तियों का बंटवारा के साथ साथ कह सकते हैं संघ का नियंत्रण उन पर होता है। तो ऐसी व्यवस्था को कह सकते हैं संघीय शासन व्यवस्था, है ना। इसमें जो है यह भारत में संघीय शासन व्यवस्था लिया गया, वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया। लेकिन सबसे प्राचीन संघीय शासन व्यवस्था वाला देश कौन है, तो यूएसए है, अमेरिका है। अब हम लोग चलेंगे राष्ट्रपति पर। हम लोग थोड़ा सा बाहर की बातें की चर्चा किए, चूंकि क्वेश्चन से रिलेटेड है लोग, है ना, इसीलिए हमको इसको चर्चा करना जरूरी था। अब हम जो है चर्चा करेंगे राष्ट्रपति पर। अब आपको राष्ट्रपति समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण आसानी होगी, क्योंकि आप लोगों ने यह जो है पूरी तरह से देख लिया शासन प्रणाली का स्वरूप। अब हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति, देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित जितने सारे अनुच्छेद है उसको आपको जानना होगा। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, वो आर्टिकल 52 से कह सकते हैं कि संघ की कार्यपालिका का शुरुआत कहाँ से होता है, तो 52 से होता है ना, 52 से। तो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है वो कौन कौन है उसको जान लेना है। इसमें है 52 आपको पढ़ना होगा, 52 अनुच्छेद, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, इसको आप हॉरिजॉन्टल लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, ये डायरेक्ट राष्ट्रपति संबंधित है। इसके अलावा भी आपको जानना होगा
71, 72, 74, 75। उसके अलावा हमको चर्चा करना है 85, 86, 103, 108, 111, 123, 143, 145, 274, 304, 352, 356, 360। देखिए, आपको हम यहाँ पर बता देते हैं कि कौन कौन सा आर्टिकल जो है राष्ट्रपति संबंधित है। तो आर्टिकल 52 हो गया, 53 हो गया, 54 हो गया, 55 हो गया, 56 हुआ, 57 हुआ, 58, 59, 60, 61, 71, 72, 74, 75, 85, 86, 103, 108, 111, 123, 143, 145 हुआ, 274, 304, 352, 356, 360, है ना, 278, 280, ये सभी, है ना, एक 75 के बाद 76 भी है ना, ये सभी आर्टिकल्स, है ना, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो राष्ट्रपति से जुड़े हुए हैं। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको इस आर्टिकल्स को, है ना, अब ऐसा है कि जब चर्चा करेंगे तो जिस बात को बताएंगे उसमें हम आर्टिकल जरूर लेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको आर्टिकल को रटना नहीं है, आर्टिकल रटेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। आर्टिकल रटने से कोई याद नहीं होने वाला है। आर्टिकल को समझने की चीज़ है। संविधान में जो आर्टिकल जितने भी है उनको समझने की चीज़ है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो है आर्टिकल को डायरेक्ट रटना शुरू कर देते हैं, तो उससे कभी भी आपको माने कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाएगा। आपको यहाँ कॉन्सेप्ट देने के लिए हम बता देते हैं कि होता क्या है कि आर्टिकल को रिलेटेड करके पढ़िए। जैसे हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति से जितने रिलेटेड आर्टिकल्स है सबको हम पढ़ेंगे। अब आइए 52 में क्या कहता है, तो 52 में कहता है कि 52 में है राष्ट्रपति का पद है। क्लियर, राष्ट्रपति का पद है। बावन में कहता है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होंगे। क्लियर है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो यह बात क्वेश्चन अगर आता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद जो है दिया गया है, तो भारत में आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति का पद का विवरण दिया गया है। 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है संघ की शक्ति का निहित राष्ट्रपति में होंगे। 53 में कहा गया है कि संघ का शक्ति जो है वो किस में निहित होगा, राष्ट्रपति में। तो 53 में है कि संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित। अब कहने का मतलब है 53 कहता है, 52 तो कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है कि जो संघ की जो शक्ति होगी वह राष्ट्रपति में निहित होगा। यानी कहने का मतलब है कि जितने सारे कार्यों का संचालन संघ में जितने सारे कार्यों का संचालन होगा वह सभी किसके नाम से होगा, राष्ट्रपति के नाम से होगा। यानी संघ के सारे कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नाम से होगा। 54 कहता है कि राष्ट्रपति के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा। अभी तक ये जो है ये सिर्फ आर्टिकल सब पढ़ने वाले हम चलेंगे। 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल। अब इस पर हम चर्चा करेंगे, निर्वाचक मंडल पर। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि यहां से हमको चर्चा करना है, व्याख्या भी करना है। अब देखिए 54 में कहता है निर्वाचक मंडल, यानी राष्ट्रपति जो है भारत को जो राष्ट्रपति होगा उसको निर्वाचक मंडल के द्वारा
चुना जाएगा। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? पहला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा? नहीं। किसके द्वारा? तो निर्वाचक मंडल के द्वारा, निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। और निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। अब 55 कहता है कि निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति, तो निर्वाचन की जो रीति है ना, वह कह सकते हैं अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय अनुपात विधि से है ना, एकल संक्रमणीय अनुपातिक विधि से, एकल संक्रमणीय आनुपातिक विधि। पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं आराम से। निर्वाचक मंडल, तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा? तो देखिए निर्वाचक मंडल में, भारत के निर्वाचक मंडल में जो होगा वह आपको होगा, पहला संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किसे सम्मिलित है या किन्हें सम्मिलित नहीं किया गया। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। क्लियर? भारत के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? संसद के दोनों सदनों। अब संसद के दोनों सदनों में कौन कौन आएगा? तो लोकसभा एवं राज्यसभा, ये दोनों सदन है। दोनों सदन में कौन कौन आएगा? लोकसभा एवं राज्यसभा। तो दोनों सदनों को निर्वाचित सदस्य। अब थोड़ा सा इस पर हम बता देते हैं आपको कि जैसे अभी वर्तमान पार्लियामेंट में 543 मेंबर को इलेक्टेड है ना, जिसमें से दो जो है आप जानते होंगे कि लोकसभा में 2 गो एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं और राज्यसभा में 12। तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, जैसे लोकसभा में 2 गो और राज्यसभा में कितना? 12। तो 12 2 कितना हुआ? 14। यानी टोटल हम देखें इस प्रकार से संसद में मनोनीत सदस्य कितने हैं? जो जनता के द्वारा चुन करके नहीं आते। मनोनीत करने का मतलब वह है कि वैसे सदस्य जिसको राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत हुए हैं, वह जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं है। तो कितने हैं? लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। तो 12 और 2 कितना हुआ? 14। तो सदन में कह सकते हैं, सदन में जो 2 गो लोकसभा हुआ, 12 गो राज्यसभा, वह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है। क्लियर? अच्छी तरह समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल नहीं है। तो 1-2 लोकसभा के जो है मनोनीत सदस्य और एक है राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। तो वो दोनों राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल शामिल नहीं है। उसके बाद कहता है राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। अब आपको जानना है कि राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, तो राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य जहां जहां राज्य विधानमंडल में निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं। अब आपको थोड़ा सा बता देते हैं, जहां जिन राज्यों में विधान परिषद है, जिन राज्यों में विधान परिषद है, तो विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं, बल्कि वो जो है एक अनुपातिक विधि द्वारा चुने जाते हैं। जैसे बिहार में विधानसभा है और विधान परिषद है, महाराष्ट्र में भी है, आपको कर्नाटका में है। इस प्रकार से जहाँ जहाँ भी विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश में है, तो जहाँ जहाँ विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश में है, तो
आप बता देते हैं कि जहाँ जहाँ विधान परिषद है, वर्तमान में अभी 7 है, तो जहाँ जहाँ विधान परिषद है वहाँ पर विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित नहीं होते हैं। इतना चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना, कि विधान परिषद के सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित नहीं होते हैं। तो जो विधान परिषद सदस्य है वह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होंगे। तो कौन शामिल होगा, जहाँ विधान परिषद और विधानसभा है, दोनों है, लेकिन विधानसभा के सदस्य जो है चुने हुए जाते हैं। तो जो इलेक्टेड यानी राज्य विधानसभा में भी, राज्य विधानमंडल में भी जो जनता के द्वारा चुन के जाते हैं यानी निर्वाचित होते हैं, उन्हें ही निर्वाचक मंडल में जगह मिलता है। तो इसको एक बार फिर समझिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा राज्यसभा के दोनों निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं। राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य में विधान परिषद सदस्य शामिल नहीं होंगे। इस चीज को नोट कर लिए, विधान परिषद सदस्य शामिल नहीं होंगे, विधान परिषद के सदस्य नहीं। ठीक है, नोट, विधान परिषद सदस्य नहीं, सिर्फ कौन होगा, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचित है ना। और विधान परिषद में जो भी सदस्य चुने जाते हैं वह मुख्य रूप से अनुपातिक विधि से ही चुने जाते हैं, उस पर हम चर्चा अलग से करेंगे। तो यहाँ पर राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। अब आपको थोड़ा एक बात और जान लीजिए कि ये तो निर्वाचक मंडल के सदस्य जान गए कौन कौन हुआ। सो अभी कभी क्वेश्चन अगर ऐसा आए कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा, तो एकदम कॉन्फिडेंट रख लीजिए, इस चीज को दिमाग में बसा लीजिए कि निर्वाचित सदस्य। तो निर्वाचित कहाँ, सदन के भी, संसद के निर्वाचित सदस्य। तो संसद में कौन कौन हो गया, लोकसभा राज्यसभा। विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, तो विधानमंडल में कौन, विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं, विधानसभा का, ओनली विधानसभा के। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इस प्रकार से निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं और विधान परिषद के नहीं होते हैं। अब आपको क्या, जहां पर विधान परिषद माने कह सकते हैं केंद्र, कह सकते हैं राष्ट्रपति जो है कह सकते हैं संघ शासित प्रदेश, हाँ संघ शासित प्रदेश, जहां पर केंद्र शासित प्रदेश है ना, सॉरी इसको नाम बताते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में जो है, केंद्र शासित प्रदेशों का शासन व्यवस्था किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो केंद्र शासित प्रदेश के जो होता है वहाँ विधानमंडल नहीं है, मात्र 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ विधानमंडल है, एक दिल्ली और एक पुदुचेरी। आपको हम बताए भी होंगे पिछला वीडियो में कि दिल्ली और पुदुचेरी को जो है विधानमंडल की स्थापना किया गया। और कब, 69वां संविधान संशोधन 1991 के दौरान। हम बताए थे पिछला वीडियो में, आप जरूर देखे होंगे तो, कि 69 जो अमेंडमेंट हुआ था 1991 में, तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी 2 स्टेट जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर विधानसभा की स्थापना की गई। तो दिल्ली में और पुदुचेरी में विधानसभा की स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। लेकिन इसको निर्वाचक मंडल में शामिल कब किया गया, दिल्ली को और पुदुचेरी को जो विधानमंडल सदस्य है उन विधानमंडल सदस्यों को निर्वाचक मंडल में कब शामिल किया गया, तो 17वां संविधान संशोधन है ना, 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो 2 बातें याद रखना है आपको। एक तीसरी बात आप बताते हैं, 17वां संविधान संशोधन, 17वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानमंडल के सदस्यों को शामिल किया गया। इस चीज को ऐसे भी आप जो है इसको हमेशा इस चीज को नोट कर रखिएगा दिमाग में कि 69वां संविधान संशोधन 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा की स्थापना की। तो दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा का स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो 69वां। और उसको निर्वाचक मंडल में
यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो विधानसभा के सदस्य है उनको कब शामिल किया गया? तो 17वां संविधान, यानी 17वां संविधान संशोधन कब? 1992। 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में उसको शामिल किया गया है। चलिए, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? हम आशा करते हैं पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना? 52 में राष्ट्रपति का पद है, 53 में क्या है? संघ की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित होगा, है ना? और 54 में क्या है? निर्वाचक मंडल। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? किसके निर्वाचक मंडल? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, है ना? तो इसको जो है निर्वाचक मंडल कौन कौन शामिल है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा, एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद सदस्य नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा, 17वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानमंडल के सदस्यों को भी शामिल कर लिया गया राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। तो एक क्लियर हो चुका होगा। अब इसको हम मिटा देते हैं, दूसरा पर हम चर्चा करेंगे। आर्टिकल 55 यह कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अब देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, रीति है, वो कैसा होगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वह आनुपातिक एकल संक्रमणीय आनुपातिक विधि है। कौन है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक विधि। इसको याद रखना होगा। कैसा नीति? एकल संक्रमणीय आनुपातिक विधि। अब इस पर हम बता देते हैं कि एकल संक्रमणीय क्या होता है। तो सिंगल वोट ट्रांसफरेबल इसको कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति के, यानी इसमें होता क्या है कि वोटों को गिनती में, जो वोट होता है, जो मत होते हैं, वोट की गिनती में जो है एक न्यूनतम कोटा प्रदान करना होता है ना? एक न्यूनतम कोटा प्रदान करना होता है और उस न्यूनतम कोटा को प्रदान करने वाले को ही जो है विजेता घोषित किया जाता है। पहली बात इसको समझ लीजिए कि एकल संक्रमणीय आनुपातिक विधि में होता क्या है कि जो भी प्रत्याशी चुनाव में खड़े होते हैं, है ना? जो भी प्रत्याशी चुनाव में खड़े होते हैं, इसको अच्छा तरह समझने के लिए पूरा आपको ध्यान देना होगा। जो भी प्रत्याशी चुनाव में खड़े होते हैं उनको एक निश्चित कह सकते हैं मत मूल्य प्राप्त करना होता है। अगर वह निश्चित मत मूल्य प्राप्त नहीं करते हैं तो विजेता घोषित नहीं किए जाएंगे। तो क्या फिर से चुनाव होगा? तो नहीं। उसमें होता क्या है कि अगर कोई भी प्रत्याशी अगर निश्चित मत मूल्य प्राप्त नहीं किया, मान लीजिए कि 5 प्रत्याशी खड़े हैं, है ना? एकल संक्रमण में 5 प्रत्याशी खड़े हैं, यानी A, B, C, D, E। अब 5 प्रत्याशी खड़े हैं तो आपको जब इस रीति से चुनाव होता है, अनुपातिक रीति से, तो आप अगर मान लीजिए कि मतदाता है तो राष्ट्रपति के निर्वाचक, आप राष्ट्रपति के मतदाता तभी बन सकते हैं जब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आप शामिल होंगे, है ना? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल हम बता भी किए हैं कि कौन कौन शामिल होता है। सदन के दोनों सदनों के लोकसभा राज्यसभा सदस्य और साथ ही विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। अब मान लीजिए कि आप मतदाता है, तो आप मतदाता है और 5 प्रत्याशी राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हैं। कितने प्रत्याशी? 5 प्रत्याशी। तो अब आपको 5 प्रत्याशी खड़े हैं और आप मतदाता है या हम मतदाता है, जो मान लीजिए कि जो भी उसके निर्वाचक मंडल में शामिल है, तो जो निर्वाचक मंडल में शामिल है वो मतदाता क्या करेंगे? 5 को मत देंगे, है ना? एकल संक्रमणीय का होता है 5 को मत देंगे। तो 5 को मत देंगे। मान लीजिए X मतदाता है, मतदाता X है, ठीक है? अब X मतदाता
मतदाता X है। अब X मतदाता क्या करेगा, X मतदाता कि A को भी मत देगा और B को भी मत देगा, C को भी मत देगा, D को भी मत देगा, E को भी मत देगा। यानी कहने का मतलब है कि हर मतदाता जितना प्रत्याशी है, अगर जो भी मतदाता है वो जितना प्रत्याशी है, जितना बने खड़े हैं उस अति में चुनाव में, उन सभी को मत देगा। तो इनको भी मत देगा, इनको भी देगा, इनको भी मत देगा, इनको भी मत देगा। तो यह मत कैसे देगा, तो यह मत देगा वरीयता के अनुसार। इसी को नोट करिएगा, वरीयता यानी वरीयता यानी क्रम। जैसे किसी को 1 नंबर दिए, किसी को 2 नंबर के पसंद दिए। मान लीजिए कि X मतदाता को C नंबर कैंडिडेट बहुत पसंद है। X मतदाता को अच्छी तरह समझिए, X मतदाता कोई मतदाता है और उसको C नंबर कैंडिडेट बहुत पसंद है, उसको लगता है कि C को हमको मत देना है, इसको जिताना है, तो C को क्या देगा, 1 नंबर वैल्यू दे देगा। तो बाकी को क्या देगा, वो 1 नंबर छोड़ करके बाकी दूसरा क्रम दे सकता है। इनको 2 दे सकता है, इनको 4 दे सकता है, इनको 3 दे सकता है ना। तो इनको 3 दे सकता है और इनको 5 दे सकता है। यानी कहने का मतलब है कि जो मतदाता X है उसने सभी को मत दिया, उसने सभी को मत दिया, C को भी दिया, B को भी दिया, A को भी दिया, D को भी दिया और E को भी दिया। लेकिन क्या है, जो वोट प्रेफरेंस है, जो उसका कह सकते हैं जो महत्व है, वह सब किसी को 1 नंबर दिया, किसी को 2 नंबर दिया, किसी को 3 नंबर दिया, किसी को 4 नंबर दिया। यानी वह अपने मत पत्र पर वो अंकित करता है कि 1 नंबर का मत हम इनको दिए, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। सबके नाम के आगे जितने भी प्रत्याशी है उस प्रत्याशी के नाम के आगे उसको क्रम लिखना पड़ता है। तो 5 प्रत्याशी है तो 5 प्रत्याशी के नाम के आगे उसको क्रम लिखना पड़ेगा। C के आगे कौन सा क्रम लिखा हो, 1 नंबर। D के आगे कौन सा क्रम लिखा, 3 नंबर। B के आगे कौन सा क्रम लिखा, 2 नंबर। A के आगे कौन सा लिखा, 4 नंबर। अब यहाँ पर कोई Y मतदाता भी आएगा, Y मतदाता, तो वो भी वैसी करेगा। Y मतदाता आएगा तो वो क्या करेगा, मान लीजिए Y मतदाता को C पसंद है या A पसंद है, तो यह क्या करेगा, A को दे देगा 1 नंबर। इसको A को जिताना है तो A को दिया 1 नंबर, बाकी को दिया 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। इस तरह से दे सकता है। Z भी आएगा, उस भी वैसी करेगा, ठीक है। तो वह भी क्या करेगा, इसी तरह से सबको अपने प्रत्याशी के सामने क्रम अंकित करेगा। अब क्या होगा, अब होगा क्या कि जब मत का जब गणना होगी, मत गणना होगी, तो पहले 1 नंबर का वोट गिना जाएगा कि 1 नंबर का वोट कितना पैसों को मिला। तो 1 नंबर का वोट गिना जाएगा। तो उसमें क्या हम बताए हैं, आपको हम पहले बताए थे कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक विधि में होता क्या है कि एक निश्चित मतबूल प्राप्त करना होता है, ये तो बताए थे। अब आपको यहाँ बताते हैं कि निश्चित मतबूल होता क्या है। तो जितने कुल वैध मत है, कुल जो डाला गया मत है, तो कुल डाला गया मत का जो है, कुल डाले गए मत का न्यूनतम कोटा बराबर कह सकते हैं। न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है, न्यूनतम कोटा बराबर डाले गए मत का 2 से भाग देंगे अब +1। देखिए इसी को न्यूनतम कोटा कितना होगा, तो जितना मत डाला गया है ना, डाले गए मत को 2 से भाग देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, और जिसको भी अब यह जो है कोटा प्राप्त हो जाएगा वो जीत जाएगा। अब थोड़ा आसानी से इसको बताते हैं। जैसे पहले डाला गया मत, कौन मत गिनती होगा, तो यहाँ पर तो 5 प्रत्याशी है तो 5 तरह का मत पड़ा। तो पहले 1 नंबर का वोट गिनती होगा, कितना नंबर का, 1 नंबर का। तो अब 1 नंबर का वोट गिनती होगा, तो मान लीजिए कि 1 नंबर का वोट गिनती होगा, तो 1 नंबर का वोट जो है यहाँ पर 3 आदि मान के चलते हैं, इसको भी हम दे देते हैं जेड में 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसको दे दीजिए 4 नंबर। इसी प्रकार से ए को भी देते हैं। तो यहाँ पर आपको जरा सा देखना है कि 1 नंबर का मत कुल कितना पड़ा। तो 1 नंबर का मत कल क्या पड़ा, 1 2 3 मतदाता थे। देखिए हो सकता है हम जरूरी नहीं कि 3 मतदाता हो तो संख्या पर उदाहरण बता रहे हैं। तो यहाँ 3 मतदाता है ना, 3
3 मतदाता, अगर आप 1 मतदाता और बढ़ा लीजिए 4 मतदाता कर लीजिए, जेड के बाद हम मान लीजिए पी कर लेते हैं, है ना। अब ये भी जो है 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर ऐसे दे दिया। अब आपको यहाँ पर गौर करना है कि यहाँ पर 4 मतदाता हो गए एक्स वाई जेड पी। अभी 4 मतदाता है। अब यहाँ पर पहला नंबर का वोट गिनती हो रहा है, तो पहला नंबर का वोट गिनती हो रहा है तो पहले हम देखेंगे पहला नंबर का वोट क्या होगा। तो 4 मतदाता है तो जितना सभी मतदाता ने उतना मैंने 1 नंबर का वोट दिया होगा, तो 4 गो वोट जो होगा पहला नंबर का है। अब उस पहला क्या होगा न्यूनतम कोटा प्राप्त करने के लिए कि 4 गो 1 नंबर का वोट जो है 4 अब बटा में 2, तो 4 और 2 कितना हुआ, 4 बटा में 2, तो 4 को 2 से भाग देंगे तो कितना हुआ 2, अब प्लस 1 जोड़ देंगे तो 2 है कितना 3, 2 है 3। तो जिसको भी 3 मत प्राप्त हुआ होगा, 3 मत प्राप्त हुआ होगा मतलब 1 नंबर वाला वह विजेता घोषित किया जाएगा। जैसे फिर से समझिए एक बार और आसान से, जितने मतदाता होंगे निर्वाचक मंडल में, जितने मतदाता होंगे वह सभी मतदाता जितने प्रत्याशी होंगे, मान लें 5 प्रत्याशी है तो 5 प्रत्याशी को, तो हर एक प्रत्याशी को उनको वोट देना अनिवार्य है। हर एक प्रत्याशी को मत देंगे। मत में क्या देंगे, वैल्यू देंगे, किसी को 1 नंबर, किसी को 2 नंबर, किसी को 3 नंबर, किसी को 4 नंबर, किसी को 5 नंबर। अब क्या होगा, तो पहले क्या होगा, पहले 1 नंबर की वोट गिनती होगी। अब 1 नंबर की वोट मान लीजिए कि 500 मतदाता है, तो 500 मतदाता है तो 1 नंबर का वोट कितना पड़ा होगा 500, 2 नंबर का ही वोट कितना पड़ा होगा 500, 3 नंबर का वोट कितना पड़ा होगा 500, 5 प्रत्याशी। तो पहले क्या होगा 1 नंबर की वोट गिनती होगी, तो 1 नंबर वोट का 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग दिए तो मान लीजिए कि 500 मतदाता है तो 500 को 2 से भाग दिए तो कितना हुआ 250। अब प्लस 1 अधिक कर दीजिए तो 251। तो जिसको भी 251 वोट मिल गया होगा 1 नंबर वाला, समझ गए, जिसको भी 251 वोट 1 नंबर वाला मिला वो विजेता हुआ। और नहीं मिला, अगर किसी को नहीं मिला तो कोई विजेता नहीं होगा। तब क्या होगा, तब फिर से चुनाव होगा नहीं, तब ऐसी परिस्थिति में होगा क्या, तब 2 नंबर की मत गिनती की जाएगी। तो यहाँ पर हमने 4 मतदाता लिया, ठीक है, तो 4 मतदाता लिया तो 4 मतदाता हुआ और 5 प्रत्याशी है, तो क्लियर है कि 1 नंबर वाला वोट क्या वो पड़ा होगा 4 गो। तो 4 को हम 2 से, तो न्यूनतम कोटा कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम कोटा कितना होना चाहिए, तो कुल डाला गया कुल मत, तो पहले 1 नंबर वाला गिनती हो रहा है, तो 4 अब बटा में 2, तो 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना हुआ 2 और 1 जोड़ दिए 2 है कितना 3, तो 3 मत आना चाहिए किसी को। तो आप देखिए किस प्रत्याशी को 3 मत प्राप्त हो रहा है, कौन नंबर वाला 1 नंबर वाला, तो किस प्रत्याशी को मिल रहा है, सी को मिल रहा है। सी को क्या मिल रहा है 1 2 3 नंबर मिल गया 3 को, है ना। तो इस प्रकार सी जो है विजेता घोषित किया जाएगा। तो किस नंबर से हुआ 1 नंबर वाला वोट से। लेकिन अगर किसी को भी नहीं मिलता है, मान लीजिए कि किसी को ऐसा नहीं मिल पाता है, न्यूनतम कोटा प्राप्त किसी को भी 1 नंबर से नहीं हुआ, तब क्या होगा, तब दूसरा राउंड की गिनती शुरू होगी, दूसरा नंबर की वोट गिनती होगी। 1 नंबर वाला वोट गिनती नहीं होगा, अब क्या नंबर वाला 2 नंबर वाला, तो 2 नंबर वाला वोट गिनती होगी। उसमें क्या होगा कि उस 2 नंबर वाला वोट गिनती में जो सबसे कम 1 नंबर का वोट लाया है वो हट जाएगा। तो सबसे कम 1 नंबर का वोट कौन लाया है, तो सबसे कम 1 नंबर का वोट 2 प्रत्याशी लाया है, ई नंबर और यहां पर बी नंबर, ये दोनों को 1 नंबर का वोट है ही नहीं। अब इन दोनों को क्या होगा, मैदान से हट जाना होगा, यानी ये चुनाव मतदान से क्या हो गया, हट जाएंगे। तो कौन कौन हट गया, बी और ई हट गया, अब बच गए कौन गए, ए सी और डी। तब इसमें क्या होगा कि जो प्रत्याशी हट जाता है मैदान से, उसके जो प्रत्याशी मैदान से हट गए उसके 2 नंबर का वोट जो है सभी में जोड़ दिया जाता है। जैसे बी का वोट 2 नंबर का वोट, तो बी का 2 नंबर का वोट क्या हुआ है, एगो। ई का वोट 2 नंबर वोट एक भी नहीं है, तो बी का हम देखेंगे तो बी का 2 नंबर का वोट क्या हुआ है, एगो है। तो बी का जो 2 नंबर का वोट है उस सभी प्रत्याशी के 2 नंबर के वोट में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, सभी प्रत्याशी के 2 नंबर के वोट में जोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद उसको भी 2 नंबर का वोट जैसे जोड़ दिया जाएगा और उसमें भी न्यूनतम कोटा गिना जाएगा। 2 नंबर का वोट भी होगा उसको भी न्यूनतम कोटा गिना जाएगा, उसको 50 + 2 करके माने जो 2 नंबर का वोट है उसका कुल संख्या बटा में 2 से भाग देंगे तो +1 करके आएगा, जो आएगा उसको प्राप्त करना होगा। अगर नहीं प्राप्त करते हो तो 3 नंबर गिनती होगा। तो इस प्रकार से गिनती चलती रहती है। भारत में मात्र एक ऐसा राष्ट्रपति हुए हैं जो 2 नंबर की मत से
मैंने राष्ट्रपति बने हैं वो है बीबी गिरी। इसी को याद रखिएगा। 2 नंबर यानी सेकेंड राउंड 2 नंबर की गिनती से मत से राष्ट्रपति बनने वाला कौन है? बीबी गिरी। तो हम सभी राष्ट्रपति पर चर्चा करेंगे, है ना। अभी फिलहाल हम आपको ये समझाए थे एकांक संक्रमण होता क्या है, क्योंकि थोड़ा सा इस पर बहुत सा मैंने कॉन्सेप्ट की जरूरत है, बहुत सारे लड़कों को रहता है कन्फ्यूजन भी, है ना। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमने किया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कहीं और कन्फ्यूजन है तो आप जो है आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में अपना जो है सलाह दीजिएगा, हम प्रयास करेंगे फिर से इसको अच्छा से करें। चलिए, और आपको जो है अगला हम जो है आर्टिकल 56, 57 है ना पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।